सर एक बार एफ फैक्टर फिर से पढ़ा देना, एफ प्लाज्मिड। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक। ये जो हमने कल बेटा एफ प्लाज्मिड, माइक ऑफ कर देते हैं कौन, ये एफ माइक ऑफ कर लेंगे जिसका ऑन है। एफ फैक्टर बता रहे थे, तो ये एफ फैक्टर क्या होता है, एक प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियर है बैक्टीरिया का, एक प्लाज्मिड होता है जिसपे एफ प्लस फैक्टर होता है, जिसपे एफ फैक्टर, माइक ऑफ कर देंगे। इतना तो नॉर्मल रहेगा हमारा। सुषमा माइक ऑफ। ये एफ फैक्टर बेटा क्या करता है, ये जो एफ फैक्टर होता है ये पिलाए बनाता है, ठीक है। और जिन बैक्टीरिया पे पिलाए होते हैं वो क्या बनाते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। और इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ये हमारा प्लाज्मिड, ये हमारा जीन इसके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एफ फैक्टर जिसपे होगा उस पर पिलाई होंगे, तो एफ फैक्टर जिसके पास होगा उसे मेल बैक्टीरिया बोलते हैं, मेल, ठीक है। तो एफ फैक्टर होगा, पिलाई बनेगा, पिलाई से कंजुगेशन ट्यूब बनेगी। तो यही बताया था मैंने एफ फैक्टर के बारे में। हम लोगों ने बेटा कल बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने कल, तुमको याद हो तो ये पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखा था हम लोगों ने। तो इसमें ऑटोट्रॉप में फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉप होते हैं। न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे ना बैक्टीरिया का, तो सबसे ज्यादा डाइवर्स या एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें मिलती है, बैक्टीरिया में। ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में पैरासिटिक भी हैं, ये सैप्रोफाइट्स भी हैं। तो जितने भी टाइप के न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारी दुनिया में सारे बैक्टीरिया के पास हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के हमने इसको क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में डिस्कस किया था कि फोटोट्रॉप्स वो होते हैं जो फूड बना पाते हैं खुद विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और ये नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं। नॉन ऑक्सीजनिक मतलब कि वाटर को यूज नहीं करते हैं। वाटर को यूज करते हैं तो जब वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन निकलता है। ये तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। लेकिन बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते, बैक्टीरिया होते हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक। मतलब ये वाटर की जगह जैसे H2S को यूज कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो जो H2S को ब्रेक करेंगे तो सल्फर निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता ही नहीं है, इसलिए नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे थे, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हमारी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन हम लोगों को पढ़ना है। हमें तीन टाइप का न्यूट्रिशन देखना था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स देख लिए। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लेते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो मैं लिख देता हूँ, they use chemicals, they use chemical energy, they use chemical energy instead of light, instead of light energy, instead for food synthesis. They use chemical energy instead of light energy for food synthesis, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी लेते हैं फूड सिंथेसिस के लिए। मैंने बताया था तभी तो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, केमिकल एनर्जी यूज करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस। अगर केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इनके पास वो तो होगा ही नहीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
they do not have photosynthetic pigment। ठीक है, केमिकल एनर्जी कहां से आती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल एनर्जी is obtained from oxidation of chemicals। ये हमने कल बताया था, केमिकल को ऑक्सीडाइज कर कर एनर्जी लेते हैं और फूड को बनाते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें बताया था। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक आधा एग्जांपल्स लिख देते हैं। जैसे ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, और फिर उस एनर्जी से फूड को बनाते हैं। तो बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हमारे हो गए, हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए थे। तो हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया बैक्टीरिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इसका, वो पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप, तो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो खाना खुद नहीं बनाते। ये किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे बैक्टीरिया पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो मोस्ट, मैंने बताया था ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ज्यादातर बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इन हेट्रोट्रॉप्स में भी ना देखो, अगर मैं बात करूं ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों से फूड लें, तो अगर कोई पैरासिटिक बैक्टीरिया है या डिकम्पोजर है, तो ये क्या होते हैं? खुद तो फूड नहीं बनाते ना दोनों। ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजर्स डेड एंड डिकिंग पे डिपेंड होंगे और पैरासिटिक लिविंग पे डिपेंड होंगे, पैरासाइट्स जो होते हैं। तो ज्यादातर हेट्रोट्रॉप्स में यहाँ पे डिकम्पोजर्स ज्यादा होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पे मेजोरिटी या most of heterotrophs are decomposers होते हैं। ठीक है, ओके, डिकम्पोजर्स तो पता ही है किस पे डिपेंड होते हैं। ये डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ठीक है, और कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं। सम आर पैरासिटिक ऑल्सो, सम आर पैरासिटिक ऑल्सो, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के बारे में, डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स को हम लोग, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। तो तुम लोग बताओगे सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया किस पे डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉपिक, अच्छा फैकल्टेटिव पैरासिटिक बोलेंगे इनको, फैकल्टेटिव पैरासिटिक। अब सुनेंगे जरा, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक, ये स्ट्रिक्टली डिकम्पोजर्स हैं, केवल और केवल क्या होंगे? ये डिकम्पोजर्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, these bacteria obtain food only from dead organic matter, ठीक है,
डेड ऑर्गेनिक, तो ये पूरे के पूरे 100% सैप्रोट्रॉपिक होंगे। These bacteria often food only from dead matter, मतलब 100% decomposers, 100% decomposers। ठीक है, चलो फैकल्टेटिव पैरासिटिक क्या होते हैं? देखो फैकल्टेटिव का मतलब क्या होगा, ध्यान सुनेंगे यहाँ पर। ये नॉर्मली, ये बैक्टीरिया नॉर्मली तो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक, नॉर्मली दे आर सैप्रोट्रॉपिक, लेकिन अगर डेड और डिकेइंग मैटर है नहीं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर एब्सेंट है, तो ये क्या होते हैं? पैरासिटिक। इन द एब्सेंस ऑफ डेड मैटर दे आर पैरासिटिक। ये कैसे रहते हैं? पैरासिटिक। तो बेटा सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो टाइप की हैं, ऑब्लिगेट, यहाँ पे हमने लिख दिया था ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉपिक, और फैकल्टेटिव पैरासिटिक। तो ऑब्लिगेट तो स्ट्रिक्टली 100% कैसे रहेंगे? डिकम्पोजर्स ही रहेंगे। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासिटिक है तो सैप्रोट्रॉपिक ही, लेकिन अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर एब्सेंट है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे रहते हैं? ये पैरासिटिक रहते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक, ध्यान रखना। ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासिटिक नॉर्मली क्या होंगे? सैप्रोफिटिक, लेकिन जब डेड मैटर नहीं है तो क्या रहते हैं? ये पैरासिटिक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, तो नाम बोल रहा है पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये कहाँ से फूड लेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे ये। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिक, ऑब्लिगेट पैरासिटिक और फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉपिक। तो ऑब्लिगेट पैरासिटिक तो 100% कैसे रहेंगे? पैरासाइट्स, 100% दे आर पैरासिटिक, 100% दे आर, या स्ट्रिक्टली दे आर पैरासिटिक, ये हमेशा पैरासिटिक ही रहेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक क्या होंगे? नॉर्मली तो पैरासिटिक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई नहीं है, तो ये क्या बन जाते हैं? सैप्रोफाइट बन जाते हैं। दे आर नॉर्मली, दे आर नॉर्मली पैरासिटिक, they are normally parasitic, but in absence of, but in absence of, but in absence of living host जिसपे वो अटैक करता है, they become सैप्रोट्रॉपिक। वो क्या बन जाते हैं? सैप्रोट्रॉपिक बन जाते हैं, डिकम्पोजर बन जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जैसे डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया दो टाइप के पड़े, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासिटिक। तो ऑब्लिगेट तो 100% सैप्रोफाइट होंगे, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव वर्ड आ जाए तो ये जनरली तो कैसे होंगे? सैप्रोफाइट्स, लेकिन जब डिकम्पोजर, जब डेड मैटर नहीं है तो क्या बन जाएंगे? पैरासिटिक। ठीक है, ऐसे ही हमने पैरासिटिक बैक्टीरिया पढ़ा। ऑब्लिगेट पैरासिटिक तो 100% पैरासिटिक है, लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये क्या बन जाते हैं? डिकम्पोजर बन जाते हैं। तो इन वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बात हो गई है। एक लास्ट, देखो 3 मोड पढ़ने थे हमें, एक तो हमने ऑटोट्रॉप पढ़ा, दूसरा हेटरोट्रॉप पढ़ा, और जो तीसरा वो है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? देखो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जहाँ पे वर्ड सिम्बायोटिक आ जाए, तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इंटरेक्शन में रह रहे हैं, जैसे सपोज करो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ए और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी,
अब ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसके कारण इसको भी फायदा हो रहा है, प्लस मतलब बेनिफिट, इसको भी फायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। जैसे हमारे, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक एग्जांपल। हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई, या और भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से फूड लेते हैं और हम लोगों को बेनिफिट देते हैं कि वो विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, विटामिन के बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों को भी फायदा हो रहा है और बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा है। तो हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हम लोगों को बैक्टीरिया वो बनाकर दे रहा है विटामिन, और बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, उसको रहने का घर मिल रहा है वहां पे इंटेस्टाइन में, उसको खाना भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ए बैक्टीरिया है और बी हम लोग हैं, तो दोनों को क्या हो रहा है, फायदा। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कोई एग्जाम्पल बताएगा किसको, या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का कोई भी एग्जाम्पल किसी को याद हो? फंजाई और एल्गी। यस, लाइकन्स पर बैक्टीरिया की बात हो रही, फंजा और एल्गी कोई बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे ई कोलाई तो मैंने बताया ना अभी, जैसे ई कोलाई प्रेजेंट, ई का मतलब इशर्शिया कोलाई, इशर्शिया कोलाई, इशर्शिया कोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन गट। तो हम लोगों को क्या फायदा दे रहा है, हम लोगों के लिए विटामिन बना रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है, खाना और रहने की जगह मिल रही है, तो दोनों को प्लस प्लस, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे एक होता है बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ये कहाँ रहता है, ये रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, प्रेजेंट इन रूट, ये बताया था तुम लोगों को मैंने, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। वहां पे क्या सिंथेसाइज करता है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से, फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू प्लांट, फॉर प्लांट्स लिखना पड़ेगा, फॉर प्लांट्स। ये रूट नोड्यूल्स में रहता है, तो उसको रहने की जगह मिल गई और वहां से रूट मिल रहा है, और प्लांट को क्या फायदा दे रहा है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है एटमॉस्फेयर से, तो प्लांट को भी फायदा प्लस, बैक्टीरिया को भी फायदा प्लस। तो दिस इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा मिलता है, प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ लिए। पहला पढ़ा था ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में हम लोगों ने देखा कि फोटो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में जो भी होंगे वो एनऑक्सीजेनिक होंगे, ऑक्सीजेनिक होंगे, और कीमोट्रॉप्स तो पता है केमिकल से एनर्जी, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेना। दूसरा पढ़ा हमने हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप में हम लोगों ने पैरासिटिक और सिम्बायोटिक देखा, सॉरी सैप्रोफिटिक एक देखा, सैप्रोट्रॉपिक डिकम्पोजर, और एक देखा पैरासिटिक। जो सैप्रोफिटिक था ये ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, और फैकल्टेटिव पैरासिटिक। पैरासिटिक में भी हमने 2 पढ़े, ऑब्लिगेट पैरासिटिक और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। और तीसरा जो हमने नेचर पढ़ा, तीसरा जो पढ़ा हमने पढ़ा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने 3 टाइप के यहाँ पे बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और सिम्बायोटिक उसके नीचे जो डिवीजन थी हमने पढ़ लिया। सैप्रोफिटिक में 100% डिकम्पोजेस तो ऑब्लिगेट, अगर नॉर्मली सैप्रोफाइट है लेकिन अगर डेड मैटर नहीं है तो पैरासिट जाते हैं, तो फैकल्टेटिव। तो इनको ध्यान रखना वर्ड्स को। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा खत्म होता है टॉपिक बैक्टीरिया का।
नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है यहाँ पर वो पढ़ना है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की बात करें तो ये भी दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है यहाँ पे। एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, तुम लोगों को पता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन तुम लोगों को पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। एक्चुअली कोई ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे एरोबिक बोलते हैं। और एनारोबिक क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन। हाँ, उसे एनारोबिक बोलते हैं। ये तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो एरोबिक क्रिया भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, मैं लिख देता हूँ उनको। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, और एक होते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब्स तो नाम ही बोल रहे हैं, कैसे होंगे? 100% एरोबिक बैक्टीरिया, दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक। लिख लेता हूँ 100% एरोबिक। अगर इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ना मिले तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। 100% कैसे होते हैं? एरोबिक। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे? ये मारे जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डाई। तो इन एब्सेंस ऑफ O2 दे डाइज, ठीक है। हो गए, ऑब्लिगेट हो गया। इसका एक हमें एग्जांपल थोड़ा मैं देख लेंगे इसका। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, एजोटोबैक्टर। उसको रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार रीड कर लेना। इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, एजोटोबैक्टर, ठीक है। बस एक एक एग्जांपल रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फैकल्टेटिव एनारोब्स, कोई बताएगा फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होंगे? सर वो नॉर्मली तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन जब वो ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एनारोबिक करेंगे। वेरी एक्सीलेंट, सही बोल रहे एकदम। तो नॉर्मली क्या होगा? ये नॉर्मली तो ये होंगे एरोबिक, नॉर्मली तो एरोबिक है, बट in the absence of oxygen they become anaerobic, they become, तो ये डाई नहीं करते, ये एनारोबिक बन जाते हैं, they become anaerobic। तो वो एनारोबिक बन जाएंगे, वो डाई नहीं करते, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो वर्ड फैकल्टेटिव वही है ये। तो इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, इसका भी एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। इसका एसिटोबैक्टर एसिडी, ये क्लॉस्ट्रिडियम लिख देते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। एक अब आ जाओ एनारोबिक बैक्टीरिया पे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया भी ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, और होंगे फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स तो 100% एनारोबिक, ये इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो मर जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जी पाते हैं ये। तो 100% या स्ट्रिक्टली एनारोबिक, तो 100% एनारोबिक होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनका एग्जांपल लिख लेते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी था, ये क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होगा? नॉर्मली तो ये क्या होंगे? नॉर्मली तो ये एनारोबिक होंगे, लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गई तो भी ये सरवाइव कर पा लेंगे। तो नॉर्मली तो ये एनारोबिक है, नॉर्मली एनारोबिक, बट in the presence of oxygen, they can survive, they can, वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसके एग्जांपल बेटा जितने भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं वो होंगे। तो जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, तो एग्जांपल है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से लैक्टोबैसिलस इसी में ही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ लैक्टोबैसिलस इसी में ही है। लैक्टोबैसिलस का तो नाम सबने ही सुना है। कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया। हाँ, लैक्टोबैसिलस नाम, यस एग्जैक्टली। तो बेटा ये हमारे हो गए, रेस्पिरेशन भी खत्म। तो ऑब्लिगेट और ये फैकल्टेटिव का वर्ड बस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो हमने इसका हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, इसका रेस्पिरेशन पढ़ लिया बैक्टीरिया का। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया दो टाइप के रिप्रोडक्शन करता है मेनली, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, से बाइनरी डिवीजन वगैरह आ जाएगा तो पता ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है बताएंगे दोनों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया की, तो बाइनरी फिजन, सबको पता है बाइनरी फिजन क्या होता है? पता है बाइनरी फिजन? अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाए इनटू टू डॉटर सेल्स तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। हाँ, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। अच्छा, बाइनरी फिजन तो हमने डिस्कस करा भी था। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना। सपोज करो एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड कर कर एक वेसल को 100% फिल कर देता है, मतलब 100% मतलब फुल फिल कर देता है 50 मिनट्स में। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड कर कर एक उसको 100% फुल कर देता है वेसल को, कितने मिनट में? 50 मिनट में। तुम्हें बताना है कि वो वेसल 50% फुल कितने टाइम में होगा। 50% फुल मतलब हाफ फिल्ड विद बैक्टीरिया 25 कितने मिनट में रहेगा? 25 मिनट। 25 मिनट में। और कोई आंसर? और कोई आंसर? मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 25 मिनट, ठीक है, और एक ऑप्शन है 1 मिनट, एक ऑप्शन है 49 मिनट, और एक ऑप्शन है नन। और अच्छा, और एक इसमें इंफॉर्मेशन और देनी थी इस क्वेश्चन में कि बैक्टीरिया हर एक मिनट में डिवाइड करता है। बैक्टीरिया डिवाइड्स इन एवरी 1 मिनट। बैक्टीरिया डिवाइड्स इन एवरी 1 मिनट। दिमाग लगाओ। मैं क्वेश्चन ये यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ अगर जिसको नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन है बैक्टीरिया डिवाइड्स in every 1 minute and fully and fully filled the container या vessel in 50 minutes. In 50 minutes, calculate the time required by bacteria to fill the container by 50%, to half fill the to fill
कंटेनर बाय 50%, ब्रैकेट में लिखते हैं हाफ फिल्ड। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तो कोई बताएगा इसका आंसर? ऑप्शन यहाँ पे भी दिए थे मैंने, ये रहा ऑप्शन। 25 मिनट, सर 1 मिनट, 1 मिनट, 49 मिनट और नन। कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर? सर 1 मिनट होगा। 1 मिनट होगा। क्या नाम है तुम्हारा? इसका आंसर बेटा 49 मिनट होगा। गलत, ये भी गलत है। 49 मिनट इज राइट आंसर। सुनो क्या बोल रहे हैं कि हर एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, जब ये 1 मिनट में डिवाइड करता है तो 2 बन गए, जब दूसरे मिनट डिवाइड करता है तो 2 से 4 बन जाएंगे, ये 2 से 4 बन जाएंगे ना। जब तीसरे मिनट में डिवाइड करेगा तो 4 से कितने बन जाएंगे? 8। तो चौथे मिनट में डिवाइड करेगा 8 से 16। जब 5वें मिनट में डिवाइड करेगा 16 से 32। मतलब हर एक मिनट में जस्ट डबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे? देखो, हर जब भी डिवाइड करेगा बैक्टीरिया हर मिनट में डबल हो रहा है भाई। 1 से 2 बनाने में 1 मिनट, 2 से 4 जब डबल हुए तो दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में 4 से 8, चौथे मिनट में 8 से 16 और 5वें मिनट में 16 से 32। तो हर एक मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है। तो अगर ये बैक्टीरिया हर एक मिनट में डबल हो रहा है और ये 100% कंटेनर को 50 मिनट्स में भर देते हैं, 50 मिनट में ये कंटेनर को कितना भर देता है? 100% फुली फिल कर देता है। फुली फिल कर देता है इन 50 मिनट्स। तो उसके 1 मिनट पहले, मतलब अगर सपोज करो फुली फिल होने में बैक्टीरिया का नंबर x होता है, तो बैक्टीरिया का नंबर x/2 जस्ट हाफ कब होगा? x/2 जस्ट उसके 1 मिनट पहले ही तो होगा, 49 मिनट में। सोचो, x/2 भाई, x अमाउंट बैक्टीरिया फुली फिल करता है वेसल को 50 मिनट, तो x/2 जस्ट उसके 1 मिनट पहले ही होगा। दैट मीन्स इन 45 मिनट्स। ये करेक्ट आंसर है, 49 मिनट्स। ठीक है, तो सोचना। और चलो एक और क्वेश्चन बोलता हूँ इसके बेस पे, तो करना आंसर। अब बैक्टीरिया डिवाइड्स in every 10 minutes. In every 10 minutes, and fully fill the container in 2 hours. Calculate the time required. Calculate the time required to fill the container by 25%. 25 100 मिनट सर, 100 मिनट्स। 100 ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई। 100 मिनट पहले बच्चा बोला। चलो, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? अभय। अभी बोलता है 100 मिनट। कोई ऑप्शन है किसी का? कोई ऑप्शन है किसी का? मैं लिख देता हूँ, एक ऑप्शन है 25 मिनट्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लिख देते हैं 50 मिनट्स, फोर्थ ऑप्शन लिखते हैं नन। यस बेटा, बताओ बच्चों। हंड्रेड मिनट। सर 100 100 मिनट। यस, 100 मिनट इज द करेक्ट आंसर। सही बोला भाई। ऐसा है ना, हर एक, अब 10 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं तो 120 मिनट में, 2 आवर्स में बैक्टीरिया 100% भर देता है। तो उसके 10 मिनट पहले, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ कितने मिनट में डिवाइड कर रहा है? 10 मिनट में। तो उसके 10 मिनट पहले, मतलब 110वें मिनट में वो कितना होगा? 50% भरेगा, जस्ट हाफ होगा। और 100 मिनट में उसके कितना भरेगा? 25%। ठीक है, और 90 मिनट में कितना होगा? 12.5%।
एस्टिमेट में कितना होगा 6.25, कुछ ऐसे ही कम होता जाएगा। तो अभी देखो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है? एक्सपोनेंशियली। तो दिस इज अ पावर ऑफ बाइनरी फिजन। तो यही बाइनरी फिजन की पावर है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं बहुत जल्दी बैक्टीरिया डिवाइड कर पाता है। खैर, तो ये कुछ ए सेक्शन बाइनरी फिजन पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, तुम लोगों को आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दी। तो खैर, बाइनरी फिजन है क्या, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि हम बाइनरी फिजन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, दैट इज द बाइनरी फिजन। प्रोडक्शन का ए सेक्शन रिप्रोडक्शन में हम बाइनरी फिजन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उस पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें बता दिए मैंने। तो बाइनरी फिजन के बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग। तो जो लाइन लिखना है मैं लिख देता हूँ। तो बाइनरी फिजन सबसे कॉमन मेथड होता है, ये तो पता ही है। तो लिख देता हूँ दिस अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये जनरली कब होती है? फेवरेबल कंडीशन में। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिजन। चलो ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे, इसमें ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में ही एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन बाय एंडोस्पोर। एक्चुअली एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होती है ना, वो एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं है। ये एक मेथड है कि अनफेवरेबल कंडीशन को बाईपास करने का। लेकिन इसको इसमें हम पढ़ लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो जो ये होता है, ये इट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इट इज अ मेथड टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। लिख देता हूँ। It is also called as reproduction without multiplication। अब तो ये क्या चीज हुई? विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहा है, तो ये क्या रिप्रोडक्शन है? अब सुनेंगे। बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है ना, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाता है, और बैक्टीरिया उस अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर पाता है। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन occurs during unfavorable condition, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो एंडोस्पोर होता है, हाईली, मतलब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी है ना, तो स्पोर खराब नहीं होता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ये सर्वाइव कर पाता है, ये एंडोस्पोर। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। इट इज हाईली रेजिस्टेंट। सर एक बार एंडोस्पोर रिपीट कर दो। क्या बेटा? सर अभी सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी क्लियर, एक बार एंडोस्पोर रिपीट कर दो। एंडोस्पोर यही है। एंडोस्पोर अभी जितना पढ़ाई नहीं है। एंडोस्पोर है रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें बैक्टीरिया एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर रहे हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेगा और वो डाई नहीं करेगा। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया फॉर्म्स द एंडोस्पोर, ठीक है। और उस एंडोस्पोर फॉर्मेशन में बैक्टीरिया क्या करता है? सर्वाइव कर पाता है। अच्छी बात यह है कि सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बना पाते, क्योंकि अगर एंडोस्पोर सारे बैक्टीरिया बना पाते तो जब मिल्क को बॉईल करते हैं तो बैक्टीरिया मरते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर बना पाते हैं, सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बना पाते, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, एंडोस्पोर होता क्या है? एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने का, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है। तो इट इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर which is resistant to बेचेजा। ये कौन है?
It is highly resistant structure which is resistant to high temperature. हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है। रेडिएशंस के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, एंड केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट होता है। तो इतना हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो एंडोस्पोर जो होता है एक्चुअली ये होता क्या है एक बार देख लेंगे। तो मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ जिसपे क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेगा, पूछेंगे कि ये इतना हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है। तो मैं लिख देता हूँ, एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट ड्यू टू, एंडोस्पोर is highly resistant structure, is highly resistant structure due to presence of क्या आता है इसमें, मैं लिख देता हूँ कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड या पिकोलिनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की वजह से। तो ये केमिकल है जिसकी वजह से वो हाईली रेजिस्टेंट बना। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए स्टार मार्क किया है। तो आप सुनना इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वो एंडोस्पोर में ना सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, इसमें 4 वॉल होती हैं, सबसे बाहर वाली वॉल जो होती है एंडोस्पोर की। तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ये तुमसे बनाने को नहीं आएगा, बस क्वेश्चन इसकी चाल जान लेंगे कौन सी होती है। तो सबसे ऊपर वाली जो वॉल बनाई है हमने पिंक कलर से, इसका नाम है एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम, ठीक है। उसके अंदर भी एक और लेयर है, तो जो उसके अंदर लेयर है ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर कोट लेयर, आउटर कोट लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक और लेयर, इतनी सारी लेयर्स हैं तभी तो इसको हाई टेम्परेचर पे नहीं मर पा रहा है। और कैल्शियम डाइपिक्लोनेट भी है, दिस इनर कोट लेयर, ये इनर कोट लेयर है, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे और क्या होता है इसमें। इनर कोट लेयर के बाद, इनर कोट लेयर के बाद इसमें होती है कोर वॉल। दिस इज कोर वॉल, कोर वॉल, ठीक है, कोर वॉल होती है। इनर कोट लेयर और कोर वॉल के बीच में ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, हम इसको बना लेते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, दिस वन, इस एरिया को बोलते हैं कॉर्टेक्स एरिया, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। ओके, तो बेटा और ये कोर है साइटोप्लाज्म होगा अंदर। ये क्या है, कोर, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट भी होगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट भी होगा। तो ये जो हमारा है ये एंडोस्पोर है, ये जो एंडोस्पोर है, एंडोस्पोर में तुम लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितनी वॉल्स हैं। तो कितनी वॉल दिख रही है, एक्सोस्पोरियम, आउटर कोट लेयर, इनर कोट लेयर और कोट वॉल। तो 4 वॉल है, इन 4 वॉल की वजह से एक हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स है। अच्छा एक चीज सही करेंगे यहाँ पर, ये जो कैल्शियम डाइपिक्लोनेट बनाया ना वो कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, तो कॉर्टेक्स में होता है ये, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म में इसका भाई वो होगा न्यूक्लियोइड वगैरह होगा बैक्टीरिया का। तो इन 4 वॉल्स की वजह से प्लस इस केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया बहुत हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को बाईपास कर देगा। तो हम लोगों ने एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। और अच्छी बात यह है कि सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बनाते। एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन
occurs bacillus type of bacteria only, bacillus bacteria only, बैसिलस बैक्टीरिया ही बना पाते हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस हो गया, तो बैसिलस ही बना पाते हैं, सारे नहीं बना पाते। तो क्योंकि अगर सारे बना पाते, सर जो बैक्टीरिया ये एंडोस्पोर नहीं बना पाते, अगर उनमें हम केमिकल डाल देंगे तो फिर वो बना पाएंगे। लेकिन वो केमिकल डालेंगे, वॉल्स भी तो होनी चाहिए, ये चार वॉल्स भी तो होनी चाहिए, जो हमने 4 वॉल बनाई ना, तो ये 4 वॉल कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो ये 4 वॉल भी होनी चाहिए। अगर केवल केमिकल के साथ साथ ये वॉल्स भी होना चाहिए, तभी वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होती है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कोई मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मेथड है कि अनफेवरेबल कंडीशन को वो सर्वाइव कर पाए। तो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कैसे कर पाता है, एंडोस्पोर बना लेगा। तो बेटा ये है हमारी एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो हम लोगों ने पढ़ी, और बैक्टीरिया इस फॉर्मेशन में डाई नहीं करता है। अच्छी बात यह है कि सारे बैक्टीरिया नहीं बना पाते, कुछ ही बैक्टीरिया बना पाते हैं, और वो बैक्टीरिया बैसिलस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। याद करो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में यहाँ पर 2 मेथड बताए थे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, एक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है किंगडम मोनेरा वाला टाइप। लेकिन तुम लोगों को मैं एक पीडीएफ फाइल दूंगा जिससे बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो वो सारे फैक्ट्स हैं, तो उसको तुम रीड करोगे खुद ही, तो मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी किंगडम मोनेरा पूरा फिनिश है बेटा। यहाँ पर कल हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सर कल सैटरडे है। कल सैटरडे का है, ओके। कल तो फिर टेस्ट है तुम लोगों का ना? यस सर। मोनेरा से फायदा। हाँ बेटा, किंगडम कल टेस्ट है तुम लोगों का। तो किंगडम मोनेरा अभी, हाँ जितना यहाँ तक पढ़ाया है यहाँ तक आएगा। किंगडम मोनेरा में अभी तो बीजीए भी पढ़ना है, ब्लू ग्रीन एल्गा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब मंडे को पढ़ेंगे। तो कल टेस्ट है तुम लोगों का, तो टेस्ट प्रिपेयर अच्छे से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं आप। सर पीडीएफ